तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एज फिजिक्स में। वेलकम टू एज फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जो कि यूपीजीडीसी, यूपीएचईएससी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूपीजीआईसी, यूपीएपीएस, इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश सर्विस पब्लिक कमीशन, सीयूईटी एटसेट्रा, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, खासकर जॉब के लिए, वैकेंसीज के लिए, तो उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और इस कड़ी में हमने यूपीजीडीसी के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब जो है यूपीजीडीसी 2020 के क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक यूपीएचईएससी, या आप इसे यूपीईएसएससी भी कह सकते हैं, क्योंकि यूपीएचईएससी अब और बाकी सारे शिक्षा डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश की एक मिला के एक नया जो है कमीशन बनाया गया है, जिसे हम उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ये वैकेंसी थी 2020 की, और इसका एग्जाम 2021 में हुआ था, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, तो बिना विलंब हम प्रारंभ करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द मीन डेविएशन डी इन टर्म्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ एन रीडिंग्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैसे हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन बी भी आप देखने से लग रहा है कि ऑप्शन बी भी होगा, पर ये ऑप्शन ए ज्यादा सुटेबल है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो हम डी एवरेज मीन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो एन वैल्यूज हैं तो एन से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम कोई एक जो है मीन, एक एवरेज, एक जो है मीन वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, उस मीन वैल्यू से डेविएशन देखेंगे। अब इस मीन वैल्यू से ये डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं, और इसी को हम जो है 1/n, n इक्वल टू 1 to n, और इसे हम d लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट हो जाएगा। मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर पाउली मैट्रिसेस। और ये क्वेश्चन सही तो था, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही थे। तो हम देख लेते हैं पहले पाउली मैट्रिसेस क्या होती है। पाउली मैट्रिसेस में पहली जो मैट्रिक्स आती है उसे कहते हैं सिग्मा एक्स, और ये सिंपल 0 1 1 0 ये होती है। दूसरी मैट्रिक्स जो आती है वो होती है 0 -i i, और तीसरी मैट्रिक्स जो आती है वो होती है 1 -1 0 0। इन्हीं को हम पाली मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, और ये सारी पाली मैट्रिसेस क्या होती हैं? पाली मैट्रिसेस आर यूनिटरी। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट 1 होगा, ये सभी हार्मिशियन होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगी, यूनिटरी। ठीक है, इनका ट्रेस 0 होगा, देख भी सकते हैं सारा ट्रेस 0 है। ठीक है, और यूनिटरी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ये 1 के बराबर होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि पाली मैट्रिसेज ये क्या होती हैं? एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी कम्यूट का मतलब क्या होता है, पहले कम्यूटेशन देख लेते हैं। कम्यूटेशन क्या होता है? अगर ए बी से कम्यूट कर रहा है तो इसे क्या लिखेंगे हम? ए बी माइनस बी, ये दोनों ऑपरेटर है। और एंटी कम्यूटेशन में क्या लिखेंगे? एंटी कम्यूटेशन में लिखेंगे
इसे हम ये तो ये बराबर 0 हो तो हम कहेंगे कम्यूट कर रही है। और यहाँ पे AB प्लस BA अगर इस तरह की कंडीशन बन रही हो और तब 0 हो तो इसे एंटी कम्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो पाली मैट्रिसेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है सिग्मा x सिग्मा y चेक करते हैं। सिग्मा x की जगह क्या है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है, 1 है। ठीक है, सिग्मा y की जगह क्या है, 0 माइनस i और 0 चेक कर लें, देखिए यही है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ 0 यहाँ तो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 सॉरी यहाँ हो जाएगी i और यहाँ पे और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ पे हुआ तो i होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे होगा तो 0 होगा और ये इधर होगा तो ये माइनस i होगा। और ये अगर i कॉमन ले लें तो ये बच जाता है 1 0 0 1 और ये बच जाता है i z। ये देखिए z बच गया, यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा सिग्मा एक्स वाई ये जो है माइनस जेड है। इसी तरह अगर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं और जस्ट प्रॉपर्टी से भी ये जो है आपका माइनस आई सिग्मा जेड आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेशन देख लेते हैं। कम्यूटेशन में अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कम्यूटेशन देखते हैं तो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और ये आई सिग्मा जेड माइनस और माइनस आई सिग्मा जेड, तो ये 2i सिग्मा जेड हो जाए। ठीक है, मतलब ये कि कम्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। तो अब हम एंटी कम्यूटेशन चेक करते हैं। एंटी कम्यूटेशन, यहाँ पे एंटी कम्यूटेशन के लिए ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और यहाँ पर का मतलब हो गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और यहाँ पे आई सिग्मा जेड माइनस आई सिग्मा जेड और ये 0 हो गया, तो ये एंटी कम्यूट कर रही है, एंटी कम्यूट। ठीक है, तो ये जो है एंटी कम्यूट कर रही है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में ये भी सही है और एंटी कम्यूट होने की वजह से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इसके नेगेटिव में होगा, तो ये भी सही है। यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। क्लियर है? ओके, और मैं एक और फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो इन जनरल एक्सप्रेशन होता है सिग्मा आई सिग्मा जेड, इसका जो आता है ये 2i सिग्मा के और यहाँ एप्सिलॉन, ये जो है ये वाली कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, तो पॉली मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ये भी थोड़ा बड़ा जाने वाला है। ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड एक्स इन वन डायमेंशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन द रीजन x मॉड x इज लेस देन ग्रेटर देन a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये वेव फंक्शन है और वेव फंक्शन है तो इसको जो है हमें पूरे रीजन में, ये मान रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो पूरे रीजन में जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं फाइव एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स और ये ऐसे लिखा है मॉड एक्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ई की पावर माइनस एक्स रहेगा जब एक्स जो है वो ए से बड़ा रहेगा और ई की पावर माइनस माइनस एक्स रहेगा जब एक्स ए से छोटा रहेगा, यही इसका मतलब। ठीक है, तो दो पार्ट में हो गया। अब इसका सोल्यूशन मतलब इसको नॉर्मलाइज करना देख लेते हैं, वो कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन
हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, वन डायमेंशन है, कोई बात नहीं। तो इसे हम यहाँ पे दोनों का मतलब होगा -2x, ठीक है। और यहाँ पे dx, अब इसको हम जो है दो भागों में सीधे सीधे यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, ये 1 के बराबर होगा, ठीक। और यहाँ से -a से a तक हमें जाना है, e की पावर -2 mod x dx है। अब हम पहले -a से 0 तक जाएंगे यहाँ e की पावर, और -a मतलब यहाँ 0 तक जाना है, तो x जो है वो a से कम है, ठीक है। तो x a से कम होने की दशा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2x हो जाएगा। और प्लस यहाँ से 0 से a है, तो e की पावर -2x, x पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे dx हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से हम इसको सीधे सीधे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे e की पावर 2x, ये तो e की पावर 2x हो जाएगा, और -a से 0, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे कुछ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/-2 हो जाएगा, और यहाँ e की पावर -2x, यहाँ से 0 से a रहेगा। आप इसको जो है e की पावर 0 माइनस e की पावर -2a प्लस हाफ e की पावर -2a माइनस e की पावर 0। तो इसे आप देख लीजिए, ये 1/2 माइनस 1/2 e की पावर -2a और माइनस 1/2 e की पावर -2a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसे 1/2 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1/2 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस e की पावर -2a, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ आंसर आ गया इसका। तो नॉर्मलाइज किया, यानी कि हमने इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो ये वाला आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये आपको मेथड बता दिया है। इसके अलावा इसमें जैसे सिमेट्री का यूज करके आप इतने कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन है, हाँ, इसमें ये डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि देयर आर 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस lying at the 4 vertices of a square. How many points where the electric field vanishes will be obtained inside the square? देखिए बड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। और ये एक स्क्वायर आप बना लीजिए, इसके चारों पॉइंट यहाँ पे 4 चार्जेस अगर रखेंगे, तो इसके सेंटर में ये पॉइंट होगा, केवल एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश करेगी, एक पॉइंट होगा, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 1। नेक्स्ट यहाँ पे द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज ए रेडियस हाफ ऑफ Fe56 इच। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस फेरस की रेडियस की हाफ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फेरस की रेडियस हाफ के लिए यहाँ पे ये मान लेते हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फेरस की, जो है जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होती है वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का 1/3 होती है। तो यहाँ से जो मास नंबर हो गया वो रेडियस की पावर 3 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करनी है। तो रेडियस दिया हुआ है, यानी कि मास नंबर मालूम करना है। तो मास नंबर हम देख लेते हैं, मास नंबर तो यहाँ पे हो जाएगा A2/A1, चलिए मान लेते हैं 2 एलिमेंट है, A2/A1 इक्वल टू R2/R1 का क्यूब हो जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पे A1 है, तो कह रहा है कि यहाँ पे A1 बराबर 56 दिया है, A2 भी मालूम करना है, और R2 जो है 2 टाइम्स R1 की है, सॉरी R2 जो है R1 का हाफ है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा,
इसे आप रख दीजिए यहाँ पे। R1 R2 की वैल्यू R1/2 R1 और क्यूब हो जाएगी, ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो A2/A1 इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, एक मिनट, तो ये A2/A1 इक्वल टू 1/8 आ गया। इसका मतलब A2 इक्वल टू A1/8 यानी कि 56/8 यानी कि 7। तो A2 जो दूसरा वाला आइसोटोप आया उसका मास नंबर 7 है। अब यहाँ पे 7 देख लीजिए, यही एक बचता है जिसमें 7 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम 7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और अगर टाइम की कमी हो, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कई सारी थ्योरीज, मतलब आपको उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। चलिए फिर बिना विलंब इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ के इज 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl यानी क्लोरीन इज 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऑफ KCl इज 0.3 नैनोमीटर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट KCl molecule into K and Cl atoms each। ठीक है, तो ये K की आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी, और उनके बीच KCl के बीच की सेपरेशन होगी। तो कह रहा है अगर K और Cl को अलग अलग करना हो तो हमें डिसोसिएट एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने सारे स्टेप पहले लिख दिए हैं क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है, आप बस समझते जाइए। KCl को K और Cl में अलग करना है। ठीक है, चलिए KCl को K और Cl में हमने अलग कर दिया, लेकिन अब कितनी एनर्जी लगेगी उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो K और C, इनके बीच एक कूलाम्बिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इनके बीच एक कूलाम्बिक अट्रैक्टिव एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू है -KE²/R। ये कूलाम्बिक एनर्जी होगी, जहां पे K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, ये जान लिया। ठीक है, R पता ही है, इनके बीच की डिस्टेंस जो कि 0.3 नैनोमीटर दिया गया है। के स्क्वायर को हम एक इसका जो है कांस्टेंट होता ही है, इसको आप निकालेंगे तो 1.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आता है। इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये जो अट्रैक्टिव एनर्जी होगी, कूलाम्बिक एनर्जी होगी, इसकी वैल्यू आई 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से K प्लस Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। चलिए, लेकिन हमें इसको तोड़ना है, तो क्या इतनी एनर्जी की जरूरत होगी? नहीं, मतलब होना तो ये चाहिए कि इतनी एनर्जी दे दे और ये टूट जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने की जरूरत है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि इतनी ही देनी, हो सकता है इससे कम देनी पड़े। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ K प्लस 4.34 इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि इस 4.80 में से इतनी एनर्जी तो ये अकेले ले लेगा। ठीक है, इसको चाहिए 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इनमें से जो इसको एनर्जी चाहिए, एक्चुअल में क्या होगा कि ये इसको इतने से घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट KCl, मतलब K और Cl को जस्ट तोड़ने के लिए, केवल इन दोनों की बात करें। ठीक है, इनके बीच जो ये केमिकल आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली बात है, इसकी बात करें तो इन दोनों के प्लस माइनस से जो हमें एनर्जी मिलेगी डिसोसिएट करने के लिए, वो 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया 0.52 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इतनी एनर्जी तो इनको K और Cl को अलग करने के लिए चाहिए। ठीक है ना, लेकिन टोटल एनर्जी, तो इतनी एनर्जी जस्ट इनको सेपरेट करने के लिए चाहिए, लेकिन टोटल एनर्जी इसके अलावा इनको कूलाम्बिक रिपल्सन को हटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी नेगेटिव में है, तो इसका मतलब इसको चाहिए नहीं, इसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है। ठीक है, इसके पास इतनी ही न्यूट्रलाइज करने के लिए इतनी एनर्जी ऑलरेडी इसके पास है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये कूलाम्बिक एनर्जी प्लस ये एनर्जी तो इसके पास ऑलरेडी है, खुद ही दे रहा है, तो हमें इसको चाहिए नहीं, बल्कि ये इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको जितना हमें रिक्वायर था उसमें से ये माइनस कर दिया। अब हमें जो चाहिए वो केवल 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आ जाए। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अभी 6 ही क्वेश्चन हुए और काफी टाइम हो गया। ओके, ये क्वेश्चन भी अपने आप में ठीक ठाक क्वेश्चन कहा जाएगा, लेकिन है बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड है इसका। देखिए क्या कह रहा है कि
The resistance of a thermometer is 5 ohm at 30 degree Celsius and 6.5 ohm at 60 degree Celsius. Using linear approximation, the value of resistance temperature coefficient at 45 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि एक थर्मामीटर का रेजिस्टेंस जो है 5 ओम है जब 30 डिग्री है, 6.5 ओम है जब 60 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे उसका जो है कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट वो कितना होगा, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशियंट वो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है अल्फा इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशियंट, अल्फा इक्वल टू 1/RT इक्वल टू डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है, इसको हम आर टी और ये R2 माइनस R1, ठीक है, और T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो ये किसी टेम्परेचर पे हमें इतना जो है उसका कोफिशिएंट क्या होगा ये निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक अच्छी चीज दे दिया गया है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन करने पे एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट रहने वाला है तो ये हम कहीं से भी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास दो R2 R1 की वैल्यू ये दी गई है, Rn इक्वल टू 5 ओम, T1 इक्वल टू 30 डिग्री, R2 इक्वल टू 6.5 ओम, T2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का यूज करेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि इसको हमने डिग्री में ही किया है। यहाँ पे अगर डेल्टा टी ये केल्विन में हो या डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में हो, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो चाहे इसको केल्विन में बदल कर करो, चाहे डिग्री में, डिफरेंस ले रहे हो तो दोनों सेम आएंगे, इसलिए डिग्री सेल्सियस में लिखा भी जाता है। नहीं तो आप एसआई यूनिट के चक्कर में पड़ जाओ कि यहाँ तो एसआई यूनिट में बदला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू है 1/20 यानी 0.05, ये क्या हो गया, इसको हम कर देते हैं ओम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओम पर डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आर टी, अब चूंकि लीनियर अप्रोक्सीमेशन है तो आर टी की वैल्यू यानी आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 45 डिग्री पे हमने सिंपली क्या कर लिया, R1 प्लस R2 अपॉन 2 इनका एवरेज ले लिया, क्योंकि 45 तो बीच में पड़ता है ना, तो 60 और 30 का एवरेज 45 आ गया। तो ये आर टी की वैल्यू, R45 की वैल्यू मिल गई हमें। ये कहीं कहीं दिया रहेगा, नहीं तो आपको इस मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा एट 45 डिग्री क्या होगा, 1/RT, RT की जगह R45, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ये हमने पहले ही निकाल लिया है, और इसको करते हैं तो ये 1/115 पर डिग्री सेल्सियस आता है, और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.0087 पर डिग्री सेल्सियस आता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग स्पीड c2। अब ऐसे कैसे निकाल देंगे भाई, तो ये क्वेश्चन ही एक्चुअल में गलत है, ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनकम्प्लीट। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अगर मान लो हो सकता है गलती से इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वेश्चन होना चाहिए था, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू रखने पे एच अपान द ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपान पी होता है, ठीक है। तो ये एच अपान पी होता है, एच अपान एम भी, और यहाँ पे सारी वैल्यू वी की वैल्यू सी अपान 2 रखने पे और ये कैलकुलेशंस करने पे ये लगभग इतना आता है। तो हम मतलब ये अप्रोक्सीमेट ये सही माना जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होता, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी गलतियां भी रहती हैं, कंफ्यूज करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 10 वोल्ट जेनर डायोड, a 10 volt Zener diode along with a series resistance is connected across a 60 volt supply. What would be the minimum value of required resistance of the maximum Zener current is 50 milliampere। कह रहा है कि अगर 50 मिली एम्पियर की जेनर करंट के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने बना लिया है, 60 वोल्ट का सोर्स है, ये जेनर डायोड है, 10 वोल्ट ड्रॉप करेगा, यहाँ से करंट बाकी जाएगी, और यहाँ पे आर की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। चलिए इसमें किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। किरचॉफ लॉ क्या करता है कि जो टोटल 60 वोल्ट है वो 10 वोल्ट यहाँ पे खर्च होगा, बाकी यहाँ पे होगा, ठीक है, आर पे। तो यानी कि वी आर पे जो वोल्टेज है प्लस वी जेड पे जो वोल्टेज है वो वी एस पे जो वोल्टेज है उसके इक्वल होना चाहिए, या किरचॉफ लॉ लगाने पे ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे 60 10 ये -50 हो जाएगा आई आर, क्योंकि आई आर यहाँ पे वी आर की वैल्यू आई आर हो जाएगी, ठीक है। ये सब जो है हम यहाँ पे वी आर की जगह आई आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 50 से 50 कट जाएगा, ये 1/1 मिली एम्पियर बच जाएगा, और वोल्ट अपॉन एम्पियर ये ओम हो जाएगा, और ये 10 पावर 3 यानी कि आर की वैल्यू 1000 ओम हो जाएगी। ये आर मिनिमम होगा, कम से कम इतना रेजिस्टेंस हमें लगाना ही पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया 1000
ओम। क्लियर है? ओके। ये क्वेश्चन एफईटी का है यानी फेट का। अब इसके बारे में भी डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं यहाँ पे पढ़ सकते, बस हम इसका आंसर देखते हैं। ये कह रहा है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ ए फेट यूज्ड इन एम्पलीफायर इज 3 ms। अब यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है। ट्रांस कंडक्टेंस जो होगा वो एक्चुअल में मिली ओम माइनस ओम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स रहती हैं। कंडक्टेंस इसे हम जीएम कहेंगे और ये हो जाएगा 3m-1 यानी 3 इंटू 10⁻³ O-1। ठीक है, और ये कह रहा है कि RL लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 किलो ओम है। तो वोल्टेज गेन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन या वोल्टेज गेन की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है AV इक्वल टू GM इंटू RL। और सीधा सीधा आप इसमें अगर रख देते हैं तो AV की वैल्यू आ जाती है ये 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10, और इसका मतलब था 10 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये 10⁻³ और ओम से ओम कट गया। ठीक है, और ये हो गया 3 इंटू 10, तो AV की वैल्यू आ गई 30। आंसर हमारा हो गया 30। ये रहा इसका जो है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ कंटूर dz अपॉन z+2, जहाँ पे कंटूर की वैल्यू मॉड z इक्वल टू 1 दी गई है। ये क्या होगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन आसान भी होते हैं और बहुत कठिन भी होते हैं। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करूँगा, पहले पोल्स चेक करने का यहाँ पे चूंकि आसान तरीका है, नीचे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पोल्स के लिए z+ इक्वल टू 0 रखो और z इक्वल टू -2 रखो, तो पोल्स -2 पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ चूंकि 1 हो गया। अब मान लो कि हमारा ये पॉइंट 0 है और एक पॉइंट यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है। तो अगर एक गोला बनाएंगे ऐसे एक रेडियस का तो ज़्यादा यहीं तो जाएगा, लेकिन हमारा पोल यहाँ पे है, तो क्या इसके अंदर में ये पोल आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट ऐसा कर सकते हैं, पोल इज आउटसाइड दी सर्कल या कंटूर। ठीक है, कंटूर के बाहर है, तो अगर जब भी कंटूर के बाहर होता है तो ये इसका आंसर 0 आता है। अगर ये z इक्वल टू 2 कहता तो हम इसको यहाँ पे फिर इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता, इसकी वैल्यू कुछ और होती, फिर हमें जो है कॉची थ्योरम लगानी पड़ती और तब इसका आंसर होता। यहाँ पे इसका आंसर सिंपली 0 होगा बस। ठीक है, क्योंकि पोल के अंदर, कंटूर के अंदर ये पोल नहीं आ रहा। A particle of rest mass 1 gram is moving with velocity 0.8 c. Its relativistic kinetic energy, ये है तो सिंपल फार्मूला, अगर आपको फार्मूला आता है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक पार्टिकल 1 ग्राम का है जो 0.8 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कितनी होगी, तो आप यहाँ पे जानते हैं E बराबर फेमस, E बराबर इक्वल टू mc², m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², ये रख देंगे। अच्छा, ई mc² तो ये टोटल हो गया, लेकिन इसके अलावा ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक और पोटेंशियल मिलके यानी काइनेटिक एनर्जी टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, mc² - m0², ये होता है ये। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू यहाँ पे m इक्वल टू, ये फार्मूला भी अच्छा पहले दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं m0 की वैल्यू 1 ग्राम रखने पे और v की वैल्यू 0.8 c रखने पे हमें ये आसानी से एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और ये 6 × 10⁻13 जूल मिल रहा है। आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, आप खुद से करके भी चीज़ों को देखिए। क्लियर है? चलिए, तो ये 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें जो है हैमिल्टोनियन निकालना है और लैग्रेंजियन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम x डॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम x डॉट की वैल्यू निकालेंगे। वी नो दैट यहाँ पे जो मोमेंटम होता है px, इसका एक फॉर्मूला होता है डेल x डॉट, और यहाँ से आप देखिए इसको आप px की वैल्यू यानी मोमेंटम की वैल्यू x कोऑर्डिनेट के उसकी निकालनी है और माइनस vx, और ये x डॉट है तो यहाँ पे सिर्फ ये x डॉट x बचेगा, यानी कि x डॉट की वैल्यू आपको x px ये आपको निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ हम px मान रहे हैं मोमेंटम को, जबकि यहाँ पे p ही दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x या इसको आप x p भी लिख सकते हैं।
वन डायमेंशन। अब हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होता है? हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन H इक्वल टू होता है सारे x डॉट p माइनस एल। तो यहाँ पे इसको हम सिंपली x डॉट p माइनस एल, और फिर हम लिख सकते हैं x डॉट p माइनस एल की वैल्यू अभी क्या है, x डॉट स्क्वायर अपॉन 2x, और माइनस ये माइनस इसको प्लस कर देगा, vx कर देगा। अब केवल आपको क्या करना है, इससे x डॉट की वैल्यू रख दीजिए। तो x डॉट की वैल्यू है x और p इंटू p, ये p पहले से था, x p माइनस x p का स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है, अपॉन 2x, और प्लस vx। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2x प्लस vx, और यहाँ से ये हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से x से कट जाएगा और ये बचेगा p स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस vx। ये आपका हैमिल्टोनियन निकल के आ गया। तो लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, तो इस लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में, मैं इसका सोल्यूशन याद तो नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देख के बताऊं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। ये है अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m naught has kinetic energy k, its de Broglie wavelength will be। इसकी देखो, आंसर चेक करना है तो आंसर मैं यहीं पे बता देता हूँ। आंसर में क्या होगा, देखो हम जानते हैं क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच, देखो ई इक्वल टू एच न्यू एच सी अपान लेमडा, तो यानी कि लेमडा इक्वल टू एच सी अपान ई, यानी कि नीचे जो टर्म होगा वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो एनर्जी की सही से डायमेंशन में है, ठीक है। अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे के स्क्वायर, ये तो 3/2, यहाँ पे केवल यही एक टर्म है, ये आएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे ये एक्चुअल में इसका सही फार्मूला होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ये सही। अब ये आता कहाँ से, इसको भी इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं इस चीज को। देखिए, हम जानते हैं कि रिलेटिविटी से पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी की पावर 4 होता है। इसका आप स्क्वायर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ से पी की वैल्यू रख दीजिए। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की क्या होता है यहाँ पे, पी इक्वल टू एच अपान लेमडा। तो पी की वैल्यू आप लिख देंगे, तो यहाँ एच स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर। यहाँ पे एक मिनट, ये पेन गड़बड़ करती है, एक मिनट, हाँ। चलिए, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है प्लस पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की, हम मान लेते हैं अगर मासिव है तो उसकी एम नॉट सी स्क्वायर होगी, ठीक है, अगर सी स्पीड से जा रहा है, और एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपान लेमडा का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ पे आप इसको के स्क्वायर प्लस ये पावर 4 प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और प्लस एम नॉट सी की पावर 4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बचा है उसे आप समेट दीजिए। तो ये हो जाएगा के, और ये के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये हो गया। और इधर क्या बच गया, एस सी अपान लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू हो गई, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इक्वल टू एस सी अपान रूट के अंदर के प्लस 2 m0 सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ 2 की कमी थी, बाकी ये सही था। तो आई होप कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी वजनदार है। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और यूपीजीडीसी का लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2020 का एक पेपर हमने खत्म कर दिया है, उसकी मैराथन भी आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है, या हो गई होगी जब तक आप ये लेक्चर देख रहे होंगे।
तो ऐसे ही मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप जो है अगर अच्छा लगे ये लेक्चर तो इसको औरों तक शेयर करिए, ताकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। और जल्दी ही आपकी जीडीसी की परीक्षाएं भी, उसकी भी डेट आ सकती है। जैसे ही कैलेंडर जारी होगा उसकी भी डेट आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप जीआईसी, केवीएस, एनवीएस इन सब की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।